चलो इधर ध्यान देंगे सभी बच्चे। गुड मॉर्निंग बच्चों। सर जीएसटी में हमने चैप्टर 1 देख रहे थे, थोड़ा रिवाइज करते हैं। हमने एक आर्टिकल 279A पढ़ा था, 279A टॉकिंग अबाउट जीएसटी काउंसिल। ये एक ऐसी काउंसिल है जो किसने बनाई है? प्रेसिडेंट ऑफ व्हाट? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, ये काउंसिल का काम क्या है? ये काउंसिल रिकमेंडेटरी बॉडी है, रिकमेंडेशन देती है अबाउट व्हाट, कौन कौन से गुड्स पे टैक्स रेट हाई कर दें, किन किन गुड्स पे टैक्स रेट लो कर दें, क्या क्या हमारे जीएसटी के लिए रेलिवेंट रहेगा, क्या क्या रेलिवेंट नहीं रहेगा, कितनी टर्नओवर पे रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, कितनी टर्नओवर पे रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं है, किन गुड्स को एग्जेम्प्ट कैटेगरी में डालना है, किन को एग्जेम्प्ट से उठा के टैक्सेबल कैटेगरी में डालना है, राइट। ये सब के डिसीजन कौन लेता है? जीएसटी काउंसिल। बट डिसीजन पास होने के लिए मेजॉरिटी चाहिए, और हियर मेजॉरिटी मींस 3/4 ऑफ वेटेड एवरेज वोट्स। अच्छा, यहाँ मेजॉरिटी मींस 75% या उससे ज़्यादा का वेटेड एवरेज चाहिए, और वेटेड एवरेज के दो बच्चे, यूनियन के पास 33% और सभी मतलब ऑल स्टेट्स के पास 66%, राइट। ना तो केवल यूनियन एक डिसीजन को पास कर सकता, ना कि सारे के सारे स्टेट एक डिसीजन को पास कर सकते, क्योंकि दोनों को मिलना ज़रूरी है, जब भी तो 75% बैठेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। जीएसटी काउंसिल में ख़त्म करेंगे। आई होप आपने होमवर्क कर लिया होगा। पेज नंबर 47 लास्ट पैराग्राफ पढ़ रहे हैं हम लोग। पेज 47 लास्ट पैराग्राफ। ओके, जीएसटी काउंसिल शैल, अच्छा शैल मीन्स recommended the date on which the goods and services tax be levied on petroleum crude, high speed diesel, motor spirit जिसको आप जानते हो पेट्रोल के नाम से भी, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, मतलब हिंदी में बात करें 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो जीएसटी काउंसिल आपको डेट बताएगा कि किस तारीख से इन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। अभी है? नहीं, अभी नहीं है। देखेंगे कौन सा सेक्शन मना करता है। अभी तो नहीं है इन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स के रेवेन्यू जो सबसे 2 खास थे, एक तो पेट्रोल, दूसरा अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, शराब, राइट। इनसे जो भी टैक्सेस आते थे वो सबसे ज़्यादा थे स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथ में, तो उन पे अभी तक भी क्या नहीं है? जीएसटी नहीं है। देखेंगे कैसे कैसे हटाया गया। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज। ओके, आगे कह रहे हैं पेज नंबर 48, वाइल डिस्चार्जिंग द फंक्शन, जो किसके हैं? आर्टिकल 279A के। द जीएसटी काउंसिल शैल गाइड बाय द नीडेड फॉर हार्मोनाइज स्ट्रक्चर ऑफ गुड्स and service tax and for the development of harmonized national market for the goods and service। कुछ नहीं बोल रहा, हिंदी में समझते हैं, समझने की कोशिश कीजिए। आपके पास जो ये मोबाइल फ़ोन है, हो सकता है किसी के पास सैमसंग हो, किसी के पास रेडमी, किसी के पास एप्पल, यही तो कंपनी होती है XYZ। अच्छा, बट जीएसटी में ये कंपनीज के नाम से नहीं जाना जाता, प्रोडक्ट किसके नाम से जाना जाता है? आज आपके सामने खुलासा कर देते हैं। हर एक गुड्स का क्या होता है? HSN कोड। व्हाट डू यू मीन ऑफ HSN कोड? आपका मोबाइल फोन आपकी निगाह में है, जीएसटी की निगाह में इसका एक कोड होगा, राइट। जैसे आपके रोल नंबर होते थे ना, लक्ष्य के नाम के 2 बच्चे आ गए स्कूल में, अब दोनों ही शायद सपोज एक लक्ष्य शर्मा, दूसरा भी लक्ष्य शर्मा, अब मैडम ने बुलाया लक्ष्य शर्मा, दोनों आ रहे हैं, नहीं। तो ऐसे जीएसटी में भी बोला गया, जीएसटी के हर प्रोडक्ट, हर सर्विस का एक कोड होगा। प्रोडक्ट के कोड को बोलेंगे HSN कोड, और सर्विस के कोड को बोलेंगे सेट कोड। गॉट इट? समझ में आ रही है बात? तो वही बात कर रहे हैं, जो HSN कोड और सेट कोड्स के लिए भी डिसीजन लेने हैं, वो भी कौन लेगा? जीएसटी काउंसिल। मतलब अभी आपने एक वाक्य सुना होगा,
आप थिएटर में जाते हैं, पॉपकॉर्न लेते हैं, तो अभी निर्मला ताई ने रीसेंट जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी कि कैरेमल पॉपकॉर्न पे ये परसेंट, अरे पॉपकॉर्न तो पॉपकॉर्न, नमकीन पॉपकॉर्न पे ये परसेंटेज है ना, सिंपल पॉपकॉर्न पे ये परसेंटेज, तो ये किसके बेसिस पे डिफाइंड हुआ ये परसेंटेज? HSN कोड के बेसिस पे। समझ में आ रही है? कैरेमल को उन्होंने बोला इसमें चीनी वगैरह है, तो ये स्वीट्स बन जाता है, इसलिए स्वीट्स का HSN कोड लगाएंगे। नमकीन का HSN कोड लगेगा, नमकीन होता है ना स्नैक्स, नमकीन। और सिंपल पॉपकॉर्न तो आपके व्हीट के प्रोडक्ट में आ जाएंगे, एग्जाम्प्ट कर देंगे उस पर। अरे यस या नो? तो देयरफॉर ये जो क्लासिफिकेशन होती है ये भी कौन करके देगा? जीएसटी काउंसिल करी भी है अभी, आपको याद होगा पॉपकॉर्न वाली, राइट? चलिए ये भी फंक्शन किसका है? जीएसटी काउंसिल। लिख लीजिए, फंक्शंस के ऊपर लिखिए जरा। recent GST council meeting, Nirmala Tai decided 3 GST rates. Recent GST council meeting, Nirmala Tai decided 3 GST rates for popcorn on the basis of HSN code. अच्छा, ये भी कौन करके देगा क्लासिफिकेशन? जीएसटी काउंसिल। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। 1/2 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर, अच्छा, ऑफ जीएसटी काउंसिल शैल कॉन्स्टिट्यूट द क्वारम, ओके, एट इट्स मीटिंग। व्हाट डू यू मीन ऑफ क्वारम? अभी हमने कितने नंबर ऑफ मेंबर निकाले थे? अभी वेटेड एवरेज की बात नहीं कर रहा, इधर देखेंगे सभी बच्चे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेटेड एवरेज, आई एम टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ मेंबर। एक तो यूनियन, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला ताई, फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट दूसरा मेंबर, और फिर कितने स्टेट? 28 स्टेट्स और प्लस 8 यूटीज, इन सब का टोटल इज कॉल्ड एज टोटल नंबर ऑफ मेंबर। अच्छा, तो 1/2 कितना हुआ 38 का? 19। अच्छा, अगर 19 मेंबर आ गए किसी भी मीटिंग में तो यस मीटिंग कंटिन्यू होगी, अदरवाइज नहीं कंटिन्यू होगी। ठीक है, अच्छा, तो यही लिखा है, लिख लीजिए 1/2 के ऊपर टोटल नंबर ऑफ मेंबर, पूरा लिखिएगा। एक यूनियन की सीट होगी, एक यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट की सीट होगी, 28 स्टेट FM की सीट होगी, और 8 किसकी होगी? यूटीज FM की सीट होगी। टोटल 38 सीट होंगी, जिनमें से अगर 19 भी लोग प्रेजेंट हो जाते हैं किसी भी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में, देन द क्वारम इज फुल एंड मीटिंग इज कॉन्टिन्यू। ठीक है कुशाल? चलो नेक्स्ट पैराग्राफ। द जीएसटी काउंसिल शैल डिटरमाइन द प्रोसीजर इन परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंक्शन। अच्छा, ये जो भी प्रोसीजर होगा अपने फंक्शंस करने का खुद ही डिसाइड करेंगे हमें कैसे चलना है। ठीक है, एवरी डिसीजन ये पढ़ लिया था, हर एक डिसीजन मेजॉरिटी से लिया जाएगा, और मेजॉरिटी मींस 75 या 3/4, राइट? और यूनियन के पास 33%, बेटा यूनियन के पास 33%, ऑल स्टेट्स के एंड यूटीज के पास 66%। डॉटेड? अच्छा, एक मेंबर था यूनियन की तरफ से, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, उसके पास कितना परसेंटेज? हाँ, 66 में, 33 में। यूनियन की तरफ से 2 लोग बैठे थे ना मीटिंग में, याद आ रहा है? एक तो यूनियन FM निर्मला ताई, एक यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स बैठा था ना। हाँ, तो आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली यूनियन वाला जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, इसका कितना परसेंटेज है आउट ऑफ टोटल 100%? ये 33% का भाग है या 66% का? हाँ जी, यूनियन का तो पूरा कितना है? 33%। उसमें निर्मला ताई भी है, उसमें ये भी है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ठीक है ना? यूनियन की तरफ से 2 ही लोग आए हैं। ठीक है, चले? ठीक है सर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ।
पढ़िए, नो एक्ट और प्रोसीडिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल शेल इनवैलिडेट नहीं मानी जाएगी मेयर ओनली बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। फर्स्ट, एनी वैकेंसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। व्हाट डू मीन ऑफ वैकेंसी कुशाल? व्हाट डू मीन ऑफ वैकेंसी? वैकेंसी मीन्स हमारे पास दो प्रेसिडेंट थे, एक प्रेसिडेंट एक वाइस प्रेसिडेंट था ना। हाँ, अगर सपोज वाइस प्रेसिडेंट की गद्दी खाली है, अभी डिसाइड नहीं करा, क्योंकि कौन डिसाइड करेगा वाइस प्रेसिडेंट भी? ऑल द मेंबर्स, कि हम में से कौन वाइस प्रेसिडेंट बनेगा। अभी वाइस प्रेसिडेंट की गद्दी खाली थी और मीटिंग कंटिन्यू हो गई, तो मीटिंग को इनवैलिडेट मानोगे? नहीं। अरे जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो भी तो इनमें से बैठेगा कोई ना कोई। अरे यस या नो? यस। तो यस कह रहे हैं कि अगर कोई भी वैकेंसी मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ द पोजीशन ऑफ द मेंबर, राइट। फॉर एन एग्जांपल, इधर अभी दिल्ली गवर्नमेंट नहीं बनी, बीजेपी सरकार आई। सपोज ड्यूरिंग दैट पीरियड जब बीजेपी गवर्नमेंट बन रही थी, ये कुछ समय लेते हैं, हफ्ता 2 हफ्ता, अपने मिनिस्टर्स की पोजीशन डिसाइड करने का, किसे स्टेट का एफएम बनाए, किसे चीफ मिनिस्टर बनाए, किसे क्या बनाए, किसे क्या बनाए। इन मीनवाइल जीएसटी काउंसिल मीटिंग हो जाती, तो दिल्ली की तरफ से कौन रिप्रेजेंट करता? बिकॉज देयर इज एन वैकेंसी इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो देयरफॉर अगर कोई स्टेट की पोजीशन खाली है, स्टेट मीन्स स्टेट एफएम, राइट, तो भी आप मीटिंग को क्या नहीं कर सकते? इनवैलिडेट। फॉर एन एग्जांपल, उत्तर प्रदेश का फाइनेंस मिनिस्टर अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, जीएसटी काउंसिल मीटिंग होने चली है, ठीक है। काउंसिल मीटिंग होगी, यस, क्योंकि कितने मेंबर चाहिए? 19। एक बंदा ना आए तो भी चलेगा हमें तो, यस ना। हमारी मीटिंग इज कॉन्टिन्यूड, बट यूपी गवर्नमेंट अपोजेस दैट कि जीएसटी काउंसिल मीटिंग इज इनवैलिड बिकॉज UPFM is not present in the meeting. This question is valid? No. Right? तो किसी भी मेंबर की पोजीशन खाली होगी तो आप ये कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेंगे कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग इनवैलिडेट मानी जा रही है। चले आगे, ठीक है। आगे कहता है एनी डिफेक्ट इन अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन एज अ मेंबर ऑफ द काउंसिल। अच्छा, मेंबर ऑफ द काउंसिल व्हाट? कल आपने ही बताया था चिल्ला के। मेंबर ऑफ द काउंसिल, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स प्लस स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर इज द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल्स। अच्छा, एनी डिफेक्ट इन अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन एज अ मेंबर ऑफ द काउंसिल। अच्छा, जो मेंबर ऑफ द काउंसिल्स है ना, उनका अपॉइंटमेंट करने में कोई डिफेक्ट हो गया, मतलब फॉर एन एग्जांपल, हमें लिखा नहीं है, जीएसटी काउंसिल में जो भी मेंबर अपॉइंट होगा, राइट, 5 साल की क्या रखेगा? ऑफिस रखेगा अपना, ठीक है। हमने 3 साल लिख दिया उनके अपॉइंटमेंट लेटर में, उनके अपॉइंटमेंट लेटर में हमने सैलरी कम लिख दी, तो इसका मतलब ये नहीं कि जीएसटी की मीटिंग में जो वो शामिल हुए हैं ऐसे मेंबर, वो मीटिंग को आप इनवैलिडेट करा दो, वो तो उसका पर्सनल अपॉइंटमेंट लेटर खराब है ना। अरे यस या नो? यस। तो इससे मीटिंग के पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मीटिंग्स में जो डिसीजन लिए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। रीजन बीइंग टेक्निकल डिफेक्ट है कि उसका अपॉइंटमेंट लेटर में कुछ मिस्टेक हो गई। गॉट इट? समझ पा रहे? यस। आगे, एनी प्रोसीजर इरेगुलरिटीज ऑफ काउंसिल नॉट अफेक्टिंग द मेरिट्स ऑफ द केसेस। अच्छा, ये अभी समझेंगे, मैं बता देता हूँ क्या कहना चाह रहा है। सपोज अभी आप समझेंगे, पीछे पढ़ेंगे, अभी स्टेट टू स्टेट बिड जाएंगे किसी चीज़ को लेके, जैसे अभी हमने पढ़ा जीएसटी इज एन डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, जहाँ गुड्स कंज्यूम होगा उस सरकार को क्या मिलेगा? जीएसटी मिलेगा। अच्छा,
तो किन्हीं किन्हीं स्टेट के बीच में मतभेद हो जाएगा कि हमारे यहाँ कंज्यूम हुआ है, कोई कहेगा हमारे यहाँ कंज्यूम हुआ है। मतलब कंज्यूम क्यों कहेगा कि जिससे जीएसटी उस गवर्नमेंट को मिल जाए। अच्छा, तो देयरफॉर ऐसी जो डिस्प्यूट्स होंगे उसकी जो प्रोसीडिंग होंगी, राइट, वो भी कौन डिसाइड करेगा? जीएसटी काउंसिल। अभी पढ़ेंगे आप। तो उसमें कोई डिफेक्ट हो जाता है प्रोसीडिंग्स में, तो वो भी क्या नहीं माना जाएगा? जीएसटी काउंसिल मीटिंग इनवैलिडेट नहीं मान। ये इनके आपस की लड़ाई है ना सारी, उनका अपॉइंटमेंट लेटर, आपस की लड़ाई। उनके आपस की लड़ाई क्या है? जो वो कह रहे हैं कि मैं डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स में, चलो तुम्हारी बात मानते हैं, बट उनकी प्रोसीडिंग को कॉन्क्लूड करते समय कुछ मिस्टेक हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी एंटायर जीएसटी काउंसिल मीटिंग में जो डिसीजन लिए हैं वो क्या हो जाएंगे? इनवैलिडेट। ठीक है, चले आगे। यस यू नो, ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। द जीएसटी काउंसिल शैल एस्टैब्लिश अ मैकेनिज्म टू एडजुडिकेट एनी डिस्प्यूट, जो मैं अभी बता रहा था आपको। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस कुछ स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो जाए तो भी कौन रिजॉल्व करेगा? जीएसटी काउंसिल। कुछ स्टेट वर्सेस कुछ स्टेट के बीच हो जाए, जीएसटी का। यूटी वर्सेस यूटी, जीएसटी। यूटी वर्सेस स्टेट, कोई भी एनी परमुटेशन कॉम्बिनेशन, कोई भी डिस्प्यूट होता है अमंग द मेंबर, इट इज डिसाइडेड बाय द जीएसटी काउंसिल इटसेल्फ। इसके लिए कोर्ट वोट नहीं जाना। गॉट इट? समझ में आ रही है बात? ठीक, पढ़ लीजिए। ए बी सी ये लिखा है और आपका यहाँ पर क्या ख़त्म हो जाता है? आर्टिकल 279 ये। चलिए इधर देखेंगे, इधर इधर ना। जीएसटी काउंसिल हमने देखा रिकमेंडेटरी बॉडी है, हमेशा टांग अड़ाएगी। यस, टांग अड़ाएगी ये बॉडी, और क्या रिकमेंडेशन देगी कि किन प्रोडक्ट पे टैक्स बढ़ जाए, किन प्रोडक्ट पे टैक्स घट जाए। मतलब ये डिसीजन लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ करंट सिचुएशंस, राइट? ओके ओके, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, बिकॉज मैं डिपार्टमेंट के केसेस भी सॉल्व करता हूँ, तो उस केसेस के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। एनी डिसीजन विच इज मेड बाय द जीएसटी काउंसिल, कैन वी एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट टेक अ प्ली बिफोर जीएसटी डिपार्टमेंट दैट the decision of the GST council is valid and I am taking the plea on the basis of GST council meeting। हिंदी में बात कर लेते हैं। मैं केस लड़ रहा हूँ जीएसटी डिपार्टमेंट में और मैं ऑफिसर के सामने बोल रहा हूँ कि हमें रिलैक्सेशन किसने दे दी? जीएसटी काउंसिल ने, अपने डिसीजन पास करके। क्या वो रिलैक्सेशन मुझे मिल जाएगी? यस या नो? मिल जाएगी। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरा मतलब मेरे क्लाइंट का और जीएसटी डिपार्टमेंट का एक केस चल रहा था। हम एक गुड्स पे 12% जीएसटी पे कर रहे थे। ऑफिसर कह रहा था कितने परसेंट? 18%। ठीक, अब वो 18 कह रहा है तो वो 6% ज़्यादा लेगा हमसे। जीएसटी काउंसिल ने अभी अभी ताज़ा डिसाइड करा कि ये स्पेसिफाइड गुड्स पे कितना परसेंट? 12%, राइट? 12%। किसके फेवर में डिसीजन आ गया? तो नाउ माय क्वेश्चन इज दैट कैन आई टेक द प्ली, द डिसीजन ऑफ द जीएसटी काउंसिल बिफोर जीएसटी डिपार्टमेंट दैट कि नाउ अब इस प्रोडक्ट पे रेट 12% होगी। क्या मैं ऐसी प्ली ले सकता हूँ? हाँ जी, ले सकता हूँ। क्या लगता है? आपका नाम क्या है? ले सकते हैं? नहीं, क्यों? कौन कौन कह रहा है ले सकते हैं? यस, ले सकते हैं। हाँ, गौरव सोच रहा है, कोई तो हाथ उठा नहीं रहा, मेरा मन कर रहा है हाथ उठाने का। हाँ कुशाल, क्यों? नो, जीएसटी काउंसिल इज ओनली द रिकमेंडेटरी बॉडी। जब तक ये नोटिफिकेशन का पार्ट नहीं बन जाता, यू एज एन चार्टर्ड अकाउंटेंट यू कैन नॉट टेक अ प्ली दैट कि इस प्रोडक्ट पे अब कितने परसेंट जीएसटी है? 12%, राइट? क्योंकि जीएसटी काउंसिल ने 12% तो बोल दिया,
नोटिफिकेशन और क्या क्लियर करेगा, किस डेट से 12%, विथ रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट और प्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट। इफ रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट तो यस आपका केस निकल जाएगा, इफ प्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट फंस जाओगे। ठीक है, चले आगे सर। इंपॉर्टेंट क्लॉज पढ़ेंगे पहले। अच्छा, मैंने होमवर्क दिया था गुड्स और सर्विस, मुझे याद आ गया, है ना। हाँ, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। देयरफॉर सर्विस मीन्स एवरी काइंड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। नो, क्यों? अच्छा, तो ये क्यों लिखा लॉ में? इसका मतलब इट इज एन बिगेस्ट मिस्टेक इन द जीएसटी लॉ। यस ना, है ना, गलती हो गई ना। एक्सेप्शंस भी होती है हर लॉ। हाँ जी, जीएसटी में लिख दिया गया कि ऑल काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज कंसिडर एज गुड्स, देयरफॉर इमूवेबल प्रॉपर्टीज कंसिडर एज सर्विस। नहीं, क्यों? आपने तो करा है ना, आप बता सकते हो। अलग एक्ट है, अच्छा। तो जीएसटी में कैसे सॉल्व करें इस इक्वेशन को? तो देयरफॉर गवर्नमेंट से हुई गलती, लॉ मेकर से हुई इतनी बड़ी मिस्टेक। रीजन बीइंग स्टैम्प ड्यूटी तो अभी तक चल रहा है, ये अबॉलिश नहीं हुई, सब्स्यूम्ड नहीं हुआ जीएसटी में। देयरफॉर लॉ मेकर को अपनी गलती रियलाइज्ड हुई और उन्होंने एक स्केड्यूल बनाया, स्केड्यूल नंबर 3। अच्छा, स्केड्यूल नंबर 3 इज टॉकिंग अबाउट दीज टाइप्स ऑफ गुड्स, दीज टाइप्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस इज नॉट कंसिडर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। हिंदी में बात करें, जो लिस्ट लिखी है स्केड्यूल 3 में, वो ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना सप्लाई ऑफ सर्विस। जब आप उसको सप्लाई नहीं मानोगे तो जीएसटी लगा पाओगे? नहीं, क्योंकि सप्लाई इनटू जीएसटी, सप्लाई इनटू चार्ज इज इक्वल टू जीएसटी, राइट। जब सप्लाई 0 हो गया तो जीएसटी आएगा क्या फॉर्मूले में? नो। तो यस, इट इज एन एक्सेप्शन जो आप बोल रहे थे। कौन से स्केड्यूल में? स्केड्यूल नंबर 3, पैरा नंबर 5, क्लॉज बी। हाँ, इतना डीप में नहीं पढ़ा सर हमने। अच्छा, पैरा नंबर 5 क्लॉज बी ऑफ स्केड्यूल 3 टॉकिंग अबाउट सेल्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। एक वर्ड आएगा, वो सारी दुनिया पलट देगा, है ना। वर्ड भी बता देता हूँ, लिखा नहीं है, मैं लिखवाऊँ वहाँ पे जाके। सेल्स ऑफ कंस्ट्रक्टेड इमूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट कंसिडर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। तो ठीक है, मतलब पहले तो इमूवेबल प्रॉपर्टी को क्या माना? सर्विस, और फिर जाके क्या कह दिया? हमसे गलती हो गई, ये ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना सप्लाई ऑफ सर्विस। मतलब कल जाके अगर स्टैम्प ड्यूटी एक्ट हटा तो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे क्या लगेगा? जीएसटी, क्योंकि वो अपना स्केड्यूल 3 क्या कर लेंगे? अमेंड कर लेंगे। अब नाउ सेल्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज अंडर कंस्ट्रक्टेड ऑफ जीएसटी, किस में कॉन्स्टिट्यूट होगी? जीएसटी। बट अभी क्या है? जीएसटी नहीं लगता, स्केड्यूल 3 प्रोटेक्ट कर लेता है, क्या लगता है? बट व्हाट अबाउट द अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस प्रॉपर्टीज? अपने कंस्ट्रक्टेड बोला ना। फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम अ बिल्डर, ठीक है, मैं एक यूनिट बना रहा हूँ 8 माले की, ठीक। अभी बनाई नहीं है, प्रोजेक्ट है मेरे पास, आप लोग मेरे से खरीदने आ गए सभी। मैंने क्या 8 माले बनेंगे, इस तरह से बिल्डिंग होगी, राइट, इस तरह से कुछ बिल्डिंग होगी। अच्छा, आपने क्या करा? ठीक है सर, हमें तीसरा माला दे दो। गौरव ने 3rd माला ब्लॉक कर लिया अपने लिए, ठीक।
क्या ये कंस्ट्रक्टेड पार्ट पोर्शन? अभी तो हवा में होगा कहीं तीसरा माला, या रहने जा सकते हो करो नहीं। अच्छा, तो व्हाट अबाउट द सेल्स ऑफ अंडर कंस्ट्रक्टेड हाउस प्रॉपर्टी? क्योंकि होता है ऐसा, बिल्डर कोई भी अगर फ्लैट्स वगैरह बना रहे हैं उससे पहले बिक जाते हैं, राइट? तो व्हाट अबाउट दी जीएसटी पार्ट ऑन दैट अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस प्रॉपर्टीज, अंडर कंस्ट्रक्शन अपार्टमेंट्स? फॉर एन एग्जाम्पल, अभी एक माला तैयार हो गया था, जो मेरा प्रोजेक्ट था 8 माले का, उसमें ये कंप्लीटेड हो गया, बट बिका नहीं। क्या हो गया? कंप्लीटेड हो गया है, ठीक है। कुशार गाया, सर बताओ कितने का है? मैंने कहा 1 करोड़ का है। ठीक है सर, पेमेंट लो, छुट्टी। दिस इज एन कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्टेड इमूवेबल प्रॉपर्टी, यस या नो? यस, ये तो कंस्ट्रक्टेड है ना। अच्छा, तो इट इज कंसिडर्ड इन द स्केड्यूल 3, यस ना? क्योंकि स्केड्यूल 3 में क्या लिखा है? सेल्स ऑफ कंस्ट्रक्टेड लिखा ही नहीं है, वो तो हम लिखवाएंगे आपको। सेल्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और इमूवेबल को भी तोड़ तोड़ के लिखा है, लैंड वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पढ़ेंगे वहाँ जाके। अच्छा, 2017 में जब लॉ आया था, जीएसटी लॉ, इतना ही वर्ड लिखा था, चाहे कंस्ट्रक्टेड बिके या अंडर कंस्ट्रक्टेड बिके, क्या हो जाता था? जीएसटी लेवी नहीं होता था। बट आज यहाँ पर एक डीम्ड अजम्पशन डाल दी, कौन सा? व्हाट डू मीन ऑफ कंस्ट्रक्टेड? सोच के बताइएगा। ये जो आप देख रहे हो सामने बिल्डिंग, दिस इज एन कंस्ट्रक्टेड। ये जिस पे आप बैठे हो, दिस इज एन कंस्ट्रक्टेड। कैसे डिसाइड करा कि वाड़ विवाड़ लग रहे हैं, शटर वटर लग रहे हैं, कंस्ट्रक्टेड तो है ही? ऐसे यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो इट इज एन कंस्ट्रक्टेड। लैंड का भी हो जाता है, वहाँ तंबू लगा के फंक्शन कर सकते हो, तो लैंड इज एन कंस्ट्रक्टेड। नहीं, उखाड़ के तोड़ दो जेसीबी से, उसमें भी लगेंगे, इसमें भी लगेंगे, उखाड़ने में सब में ही लगेंगे। हाँ जी, व्हाट डू यू मीन कंस्ट्रक्टेड? बड़ा क्वेश्चन आन पड़ा सामने। कंस्ट्रक्टेड मीन्स हियर where the completion certificate is received from the local municipal authority। मतलब मेरठ की लोकल म्यूनिसिपल अथॉरिटी, एमडीए। अगर एमडीए से क्या मिल जाता है? इस भाग का, इस प्रॉपर्टी का कंप्लीशन सर्टिफिकेट, सीसी बोलेंगे आज से, सीसी मिल जाती है इस लैंड की, इस प्रॉपर्टी की जिस पर आप बैठे हो, इस पार्ट की, देन इट इज कंसिडर एज अदरवाइज। ठीक है, चले आगे। अरे यस या नो? चलो, समझ में आ रहा है ना? इंटरेस्ट लग रहा है? एक समय ऐसा आएगा जब रोड पे निकलोगे ना, तो जीएसटी को देखोगे हर दुकानों पे, पूछो इनसे, इन्होंने बहुत देखा है। मतलब वो जीएसटी की कंप्लाइंस सही कर रहा है या नहीं कर रहा है ना, वो इशू ऑफ इनवॉइसिंग सही कर रहा है या नहीं कर रहा, उसकी रिटर्न्स कैसी होंगी, उसके नंबर से पता नहीं कितनी डिटेल निकाल लोगे आप जाके, है ना, उसका रजिस्ट्रेशन वैलिड है इनवैलिड है, वो इनवॉइसिंग सही कर रहा है या नहीं, ये सब कुछ देख पाओगे। बट अभी नहीं, तो स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? चलो आइए, पेज नंबर 4040 फटाफट से मूव करेंगे। क्या कह रहे हैं? एक आर्टिकल और पढ़ते हैं, फिर कुछ इंटरेस्टिंग सा पढ़ेंगे, राइट? 4-5 आर्टिकल मेन है, 4-5 आर्टिकल मेन है जिसको हमें पढ़ना है, बाकी तो हमारा इंटरेस्टिंग ही है सब कुछ। आर्टिकल 246A क्या बात करता है? पावर। पावर व्हाट? शक्तियाँ। अच्छा, पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी। किसको पावर दी जाए जीएसटी के लॉ बनाने के लिए? कॉन्स्टिट्यूशन में बात करी गई है। बढ़ते हैं, नीचे से पढ़ेंगे पहले। दिस आर्टिकल ग्रांट्स पावर टू किसको? सेंटर को भी और स्टेट को भी।
मार्क कीजिए ज़रा, किसे पावर दी गई? सेंटर को भी पावर दी गई। तो सेंटर को जो पावर दी उसने क्या बनाया? CGST एक्ट। स्टेट को जो पावर दी उसने क्या बनाया? SGST एक्ट। अच्छा, ग्रांट पावर टू सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू GST इम्पोज बाय सेंटर और व्हाट डू मीन ऑफ इम्पोज्ड? याद रखिए, एक तो पावर दी, ठीक है, बना दिए लॉ। अब पावर इम्पोजिशन, इम्पोजिशन मतलब इम्प्लीमेंटेशन। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने सुना होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आपके घर में भी होंगे, वो एक सॉफ्टवेयर बना देते हैं, फिर उसे लगाना भी पड़ता है क्लाइंट के पास जाके, राइट? अच्छा, फिर उससे रिवेन्यू भी लेना पड़ता है। तो यहाँ पर भी 3 चीज़ हैं, पावर टू मेक, इम्प्लीमेंटेशन एंड थर्ड कलेक्शन। दोबारा से बात करेंगे। पावर, पावर व्हाट? टू मेक लॉस विद रिस्पेक्ट टू GST, ये की एक्ट ही पढ़ रहे हैं अभी। अच्छा, दूसरा पावर इज व्हाट? इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन लगाना, अभी तो बनाया है ना, लगाना भी, लागू भी तो करना है। कुशार, लागू पहले कर सकते हैं बनाने से? पहले तो लॉ बनेगा ना, फिर ही तो लागू होगा। तो नेक्स्ट स्टेप इज अब लगा दिया तो क्या करोगे? टैक्स कलेक्ट भी तो करोगे। अच्छा, अब कलेक्ट कर लिया तो टैक्स रखोगे भी तो। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके पापा की शॉप है, आपके पापा ने कहा अरे IPC जा रहा है, बीच में से मेरे एक दुकानदार से इतने रुपए ले आइए, हो आपने कलेक्शन करा, क्या आप रख लोगे उसे? नहीं। किसको दोगे? पापा को। ऐसी कौन सी गवर्नमेंट कलेक्शन करेगी, फिर कौन सी गवर्नमेंट रखेगी इस पैसे को? ये रखने वाला पोर्शन नहीं लिखा हमारे पास, बट हम याद करेंगे उसको भी। ठीक, किस गवर्नमेंट को पावर है लॉ बनाने की, किसको पावर है इम्प्लीमेंटेशन की, और किसको पावर है? चले आगे सर, आगे पढ़ते हैं। तो सही है, पहला आंसर मिला क्या हमको? अरे पहला मिला क्या? आर्टिकल 246 पहला आंसर मिला। पावर टू मेक लॉ किसके पास है? पावर दोनों के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड। चलो आगे बढ़ते हैं। सेंटर हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉस विद रिस्पेक्ट टू GST इन केस ऑफ इंटरस्टेट, और फिर वो क्या बनाता है? IGST एक्ट, राइट? लिख लो, केसेस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई, देन सेंट्रल गवर्नमेंट मेक द IGST एक्ट। व्हाट डू मीन ऑफ एक्सक्लूसिव पावर? ओनली एंड ओनली सेंटर के पास है जी, ठीक है। हाउएवर, बट द अफोरसेड प्रोविजन शैल अप्लाई टू फ्रॉम द डेट रिकमेंडेड बाय GST काउंसिल। अच्छा, किस किस चीज़ पे? वो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे वही बात करे जा रहा है कि एक डेट बताइए GST काउंसिल जिस तारीख से इन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे क्या लगेगा? GST लगेगा, ठीक है, पता है हमको। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 246A आर नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन आर्टिकल 246 एंड 254। अभी देखेंगे क्या है ये। द आर्टिकल 254 डील विद द सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। मतलब आर्टिकल 246A किसको ओवरराइड कर रहा है? आर्टिकल 246 एंड 254 को क्या कर रहा है? ओवरराइड कर रहा है, ठीक है ना? बस इतनी सी बात है, समझ में आई? अच्छा, आपको क्या पता चला? पावर। व्हाट अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन? दोनों। व्हाट अबाउट द कलेक्शन? दोनों। व्हाट अबाउट द पोजीशन? कलेक्शन के बाद जो रखेगा पैसा, पोजीशन।
हाँ दोनों आधा आधा बांट ले, है ना। आधा तो मोदी जी का है सबसे, और आधा योगी का केवल। बहुत सारे स्टेट हैं, सब में इक्वल बांट दें, इक्वल बांट दो जी, है ना। चलो अभी देखेंगे, आगे चल रहे हैं धीरे धीरे। इतना समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं। अब कुछ इंटरेस्टिंग सा पढ़ेंगे। आज वो पेज नंबर 37 पे आ जाए। ओके, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान पढ़ रहे हो? अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट 2000। चलिए क्या कह रहे हैं? कॉन्करेंट पावर। व्हाट डू मीन ऑफ कॉन्करेंट पावर? लिस्ट 3 लिखिए जरा। लिस्ट 3 का दूसरा नाम? अच्छा, concurrent power on parliament and state legislatures to make law governing tax on goods and service। बोला था ना, लिस्ट 3 में कौन सा आएंगे? जिसमें सेंटर और प्लस स्टेट मिलके लॉज बनाएंगे, वो टैक्सेशंस आएंगे। तो इन्होंने भी क्या बोल दिया कि 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 कहता है लिस्ट 3 के वो सारे टैक्सेशन लॉज आएंगे जिसमें कौन बैठेगा? सेंटर और स्टेट्स। चलिए, लेवी ऑफ इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स IGST ऑन इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू बी लेवीड एंड कलेक्टेड बाय, मार्क कीजिए जरा, लेवीड एंड कलेक्ट। लेवीड मीन्स लगाना, दिस मीन्स इम्प्लीमेंटेशन, यस ना। अच्छा, नेक्स्ट क्या बोला? कलेक्शन भी कौन करेगा? तो ये किसका लिखा हमने? यहाँ एंड वर्ड क्यों आ गया? अब लिखेंगे वो 5 एक्ट। 5 एक्ट, हाँ शायद आपको याद होने चाहिए वो 5 एक्ट। अच्छा, इसलिए जगह छोड़ दी है। पहला एक्ट CGST, राइट। दूसरा UT भी इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट ठीक है। चलो अब किसकी बात कर रहे हैं? 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 किसकी बात कर रहा है? IGST की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? इम्प्लीमेंटेशन एंड कलेक्शन की पावर किसके पास है? ठीक है, करेंगे अभी, फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, ये बनाना है आपको चार्ट। चलो आगे चलें, ठीक है। एंड अपोर्शन, अपोर्शन कलेक्ट तो करना है, बट उसे अपोर्शन मतलब बांटना पड़ेगा। अपोर्शन बिटवीन दी यूनियन एंड स्टेट। अच्छा, एक वर्ड और आ गया, अपोर्शन। अपोर्शन बिटवीन, हाँ ये बांटना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच। अच्छा, किस रेशो में पूछा? इम्प्लीमेंट करा मोदी जी ने, कलेक्ट करा मोदी जी ने। मोदी जी कह रहे हैं हम कुछ भाग अपने आप रख लेंगे, बाकी का भाग स्टेट्स को दे देंगे। वो भाग कितना, कितना पोर्शन, कितना रेशियो, इन व्हाट रेशियो? ये कहाँ लिखा है? बिल पे जो लिखा है वो तो ठीक है, वो तो बिल हो गया, एक छोटा सा बिल। यहाँ तो लाखों करोड़ों की बात हो रही है ना। वो कह रहे हैं 1 लाख करोड़ हम लेंगे, हम इम्प्लीमेंट करेंगे, हम ही क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपने बीच और स्टेट्स के बीच। इन व्हाट रेशो?
पढ़िए। अ पोर्शन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट इन द मैनर इन द रेशियो प्रोवाइडेड बाय द पार्लियामेंट बाय द लॉ एज पर रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी। ये रेशियोज कौन निकालेगा? मार्क कर लीजिए। अ पोर्शन या डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन सीजी एंड एसजी एज पर जीएसटी काउंसिल। अच्छा, ऐसा है। ये पुराने वाले पढ़ नहीं रहे, बिल्कुल फोन चला रहे हैं, बात कर रहे हैं, बिल्कुल इधर ध्यान देंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्लास। प्रिंसिपल फॉर डिटरमाइनिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई ये चैप्टर है आपका पूरा, ठीक है, आईजीएसटी एक्ट का। ओके, लिख लीजिए प्लेस ऑफ सप्लाई के ऊपर, चैप्टर है आपका, आईजीएसटी एक्ट से रिलेट करता है। प्रिंसिपल फॉर डिटरमाइनिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई and when a supply take place in course of interstate trade or commerce shall be formulated by the parliament by law। बस ये देखिए, हम उसको पढ़ेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई को, प्लेस ऑफ सप्लाई में चलिए। आप देखेंगे कि फॉर एन एग्जाम्पल एक आपको वाक्य बताते हैं। सपोज ये कैमरा है, मैं कैमरा बेचने वाला हूँ, आप कैमरा खरीदने वाले हैं, मैं सेलर, आप बायर। मैं आपको कैमरा देता हूँ 1 लाख रुपए का, उसके साथ बिल दूंगा, ठीक है, जीएसटी चार्ज करूँगा। फॉर एन एग्जाम्पल 9% इस पे सीजीएसटी है, 9% एसजीएसटी है, ठीक है, तो बिल पे कितने लगाऊंगा? 9%, यस या नो? ठीक है, कुछ इस तरह से बनेगा मेरा बिल। अभी देखेंगे इस वर्ड का नाम क्या महिमा है, इसकी बहुत अच्छी महिमा निकल के आएगी, इस वर्ड की भी बहुत अच्छी महिमा निकल। ये चैप्टर्स हैं पूरे, मैं बात करूँ ये सेपरेट चैप्टर है, तो सेपरेट सेक्शन 15, 31 चैप्टर्स हैं पूरे पूरे, देखेंगे जब। सपोज वैल्यू निकल के आई कितनी? 1 लाख, राइट। अच्छा, इस पे जीएसटी लगाएंगे। सपोज जीएसटी रेट है आपका कितना %? 18%। अब ये कैसे डिसाइड करें कि इस सप्लाई पे आईजीएसटी लगाएं, सीजीएसटी लगाएं या एसजीएसटी लगाएं, ये कैसे डिसाइड होगा? हाँ, सोचो जरा सा, एग्जिस्टिंग वाले नहीं, न्यू स्टूडेंट बताएंगे बस। सोचो, जीएसटी कितना? क्योंकि आईजीएसटी लगाएगा कौन? सीजी। कलेक्ट कौन करेगा? तो व्हाट अबाउट दी स्टेट्स गवर्नमेंट? इनको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने तो जो बिल्स देखे हैं जीएसटी के, उस पे 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी। अगर हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी, राइट। तो आईजीएसटी कब लगेगा? इंट्रा है तो सीजीएसटी। ये इंट्रा कैसे देखोगे? इंटर का मतलब है कि वो स्टेट के बीच में ऑलरेडी। अच्छा, इंट्रा का मतलब है कि विद इन द स्टेट हो रही है। अच्छा, सपोज आप हो, आप उत्तराखंड रहते हो, मेरठ पढ़ने आ रहे हो, कोई दिक्कत? ठीक, मेरठ में स्टे कर रहे हो, रहने वाले कहाँ के? उत्तराखंड। आपके आधार कार्ड पे उत्तराखंड का एड्रेस है। आपने मुझसे ये कैमरा लिया, मैं क्या लगाऊं? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी? सोच के बताइएगा। भारतवर्ष बहुत बड़ा है, यहाँ ट्रांजैक्शन को समझना इम्पोर्टेंट है। क्यों, ये उत्तराखंड के नहीं है? आप कह रहे हैं ना चले जाते तो आईजीएसटी लगेगा। आप क्लास करने के बाद तो वहीं जाओगे। फॉर एन एग्जाम्पल बात कर रहा हूँ, आप उत्तराखंड के रहने वाले हो, देहरादून से पढ़ने आए हो, आते हैं हमसे बच्चे पढ़ने, ठीक, क्यों आया, क्यों जीएसटी हुआ है, ठीक। मेरठ रह रहे हो, जब तक आपका कोर्स चल रहा है, वापस आप कहाँ चले जाओगे? उत्तराखंड चले जाओगे। हाँ, मीनवाइल 4-5 महीने मेरठ में कैमरा यूज़ होगा, फिर उत्तराखंड चला जाएगा। क्या लगाएं? अभी तो आपने मुझे एक चीज़ बताई, मैं उसको सॉर्टेड कर लेता हूँ
कि एक ट्रांजैक्शन पे अगर ट्रांजैक्शन इंट्रा है तो लगा देना CGST और SGST, अगर ट्रांजैक्शन इंटर है तो लगा देना IGST। यही बात है। C कितना 9%, S कितना और I कितना, नॉट इट। ठीक, इन दिस सिचुएशन कौन सा टैक्स लगेगा? अच्छा, ठीक है, मैंने आपकी बात मानी। चलो CGST SGST लगाया। ये तो श्योर है कि आप 3 4 5 महीने बाद उसको वापस उत्तराखंड लेके जाओगे। सपोज आपने अपने कुशाक फ्रेंड को वो कैमरा बेच दिया 50,000 रुपये में, और कुशाक उत्तर प्रदेश का रेजिडेंट है। नाउ कौन सा टैक्स चार्ज करोगे? आपके पास भी क्या है? GST रजिस्ट्रेशन, इनके पास भी क्या है? GST रजिस्ट्रेशन। में रिडीम करके चल रहा हूँ। नाउ कौन सा टैक्स लगेगा? हाँ, यही तो चाहिए था मुझे। सर CGST SGST लगेगा क्योंकि सर मूवमेंट ऑफ गुड्स तो विद इन द स्टेट हो रहा है, आउटसाइड द स्टेट नहीं हो रहा ना। CGST SGST लगेगा, मतलब SGST यू कॉल्ड एज उत्तराखंड GST। नहीं सर, जब मैंने नहीं खरीदा है उत्तर प्रदेश में, हाँ, और उत्तर प्रदेश में ही वापस बेच दिया, हाँ, तो वो दूसरे स्टेट में तो गया ही नहीं ना। एक सेकंड, लड़ने का मार्ग नहीं है, ऐसे तो लड़ाई होती रहेगी। कोई GST पड़ेगा ही नहीं, ना कोई करेगा बाजार में। इधर 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 ये ट्रांजैक्शन होती हैं ऐसे। ठीक, लॉ इसका समाधान देगा। ठीक, समझिए, आपने यहाँ माल खरीदा, वहाँ ले गए, वहाँ से फिर इधर भेज दिया। आप कह रहे हो यहाँ पर भी CGST है GST, और वहाँ से भी आप CGST है GST लगा। उत्तराखंड से आप भेजते हैं तो फिर IGST। हाँ, वही तो पूछ रहा हूँ। उत्तराखंड से आपने कुशाक को दे दिया। सर जैसे हमने यूटिलाइज करके अगर हम उत्तराखंड चले जाते हैं और उसके बाद उत्तराखंड से अगर उत्तर प्रदेश में देखते हैं तो फिर तो IGST लगेगा ना। अच्छा, तो ये सारे डिसीजन कौन देगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। सारे मिलेंगे, जितनी भी समस्याएं हैं आपकी, सबके हल हाँ मिलेंगे। ये लॉ नहीं है, ये समस्याओं का चैप्टर है पूरा, है ना। जहाँ समस्या आई वहाँ उन्होंने क्लैरिफिकेशन देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है ना, चलो देखेंगे वहाँ पर क्या होगा। हाँ, अरे उत्तराखंड लगेगा यार, GST लगेगा। चलो देखो, पढ़ो। तो प्लेस ऑफ सप्लाई के जितने भी लॉज हैं वो पार्लियामेंट फॉर्मुलेट करेगा, और उसने करा भी है IGST। GST विल बी लेवीड ऑन ऑल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड ऑल सप्लाई ऑफ सर्विस एक्सेप्ट नाउ alcoholic liquor for human consumption. It is an exception of Constitution Act 2016। मतलब हर लॉ को पावर किससे मिलती है? कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोल दिया? सभी सप्लाई ऑफ गुड्स, सभी सप्लाई ऑफ सर्विस पे क्या लगेगा? GST। एक्सेप्ट कल को जाकर अगर शराब पे GST लगाना है तो क्या अमेंड करना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। जिसको भारत के संविधान ने मना कर दिया कि GST में पावर है उस पे GST लगाने की, उस गुड्स पे नहीं। GST इज एन बच्चा ऑफ व्हाट? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन पापा हैं सभी लॉज के। कॉन्स्टिट्यूशन ने मना कर दिया नहीं करना, क्या बच्चा लगा पाएगा GST उस पर? नहीं लगा पाएगा। तो नाउ लिखिए जरा, मार्क कीजिए, एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इट इज एन एक्सेप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, मेरे क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पर, लिख लिया? मेरे क्वेश्चन आ जाते हैं, देंगे जवाब? हाँ, सुनिए क्या कहते हैं। दो चीजों पे GST नहीं है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ठीक है। दूसरा या बोल लो तीसरा GST नहीं है,
इमूवेबल प्रॉपर्टीज पे भी, राइट। अच्छा, मैं लिख देता हूँ तीनों को, फिर जरा बात करेंगे कि इन फ्यूचर क्या हो सकता है इनके साथ। पहला है लीकर, इस पे है क्या जीएसटी? नहीं। दूसरा 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो, इन पे है क्या जीएसटी? नहीं। तीसरा सेल्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इस पे है क्या जीएसटी? नहीं। कहाँ कहाँ इन्हें डिनाई करा है, कहाँ कहाँ मतलब कौन से प्लेस पे बोला है, कौन से सेक्शंस में बोला है, या कौन से एक्ट्स में बोला है कि इन पे जीएसटी। अल्टीमेट तो नहीं देना जीएसटी इन पे, ये तो पता है, बट एज एन सीए स्टूडेंट यू नो अबाउट दैट कि कौन से सेक्शंस ने मना करा है। तो लीकर पे जीएसटी नहीं है, किसने मना करा? कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जीएसटी नहीं है, सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 याद रखेंगे, इतना तो रख सकते हैं। किसने मना करा? सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 ऑफ CGST एक्ट। अच्छा, नाउ सेल्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, शेड्यूल 3 पैरा 5 ऑफ शेड्यूल, गॉट इट? समझ में आ रही है? और ये किसने मना करा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अच्छा, चलो यहीं पे रख के एक आएंगे मेरे साथ आप पेज नंबर 'बात नहीं, यस, आप आएंगे पेज नंबर 1.45। आ गए क्या सभी बच्चे? चलिए, डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी की डेफिनेशन बताएंगे, और किसकी बताएंगे? सर्विस की बताएंगे, एंड स्टेट्स की बताएंगे एज पर आर्टिकल 366। व्हाट आर्टिकल? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 366। ओके, द टर्म जीएसटी, बिफोर मूविंग द जीएसटी, चलो जीएसटी पढ़ते हैं। द टर्म जीएसटी, सर्विस एंड स्टेट हैज बीन डिफाइंड अंडर रिस्पेक्टिव क्लॉज ऑफ आर्टिकल 366। चलिए पढ़ते हैं आर्टिकल 366 क्लॉज 12A पढ़े? यस, कि क्या मीनिंग बताता है जीएसटी? चलो पढ़ते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स मीन्स, व्हाट अबाउट द मीनिंग ऑफ मीन्स? लिख लीजिए। ये कौन पावर दे रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जीएसटी का मतलब क्या है वो हम पढ़ने जा रहे हैं एज पर आर्टिकल 366(12A। जीएसटी मीन्स एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स or supply of service or supply of both, except taxes on supply of alcoholic liquor for, इधर देखेंगे आर्टिकल कौन सा हुआ, राइट? लिख लेंगे आर्टिकल 366(12A। इसने क्या करा है? मना करा है किसको? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी लगाने के लिए। ओके, ये शेड्यूल 3 भी सीजीएसटी का ही है, ऑफ सीजीएसटी है। पूरा लिखेंगे सभी बच्चे 2017। अच्छा, तो शराब पे कभी भी जीएसटी नहीं लग सकता? नहीं, लगाना है तो क्या करना पड़ेगा? आर्टिकल 366(12A को अमेंड करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, चलिए आगे पढ़ें। चलिए, तो सभी सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विस पे क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा, एक्सेप्ट सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। कॉन्सिक्वेंटली GST can be levied on supply of all goods
एंड सर्विस एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। दोबारा से वो लाइन बोल दी, ठीक है। मीनिंग पढ़ते हैं सर्विस का, आर्टिकल 366(26)(a). द मीनिंग ऑफ सर्विस क्या कहता है? एनीथिंग अदर देन गुड्स, यही था। बट हमने किस में पढ़ा था? CGST एक्ट में। ये कौन बोल रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो क्या नहीं है, गुड्स नहीं है, वो क्या बन जाएंगे? सर्विस। चलो लिख लो, आर्टिकल 366(26)(a) रेड विद अलोंग सेक्शन 2 सबसेक्शन 102 ऑफ CGST एक्ट 2017। अच्छा, ऐसी बात है। अब वापस से वहीं आ जाएंगे जहाँ थे। यहाँ तो हमें बीच बीच में आना है आर्टिकल के पास। आ जाओ कॉन्स्टिट्यूशन पे। ठीक है गौरव, समझे हम? इन 3 प्रोडक्ट पे GST नहीं है, ये तो हमें पता है, बट कौन से सेक्शंस, कौन से आर्टिकल बोलते हैं, ये भी हमने जाना, राइट? चलिए आगे चलते हैं। हम पढ़ रहे हैं पैरा नंबर 4, जो बात कर रहा है कि GST नहीं लगेगा किस पे? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। लिखिए, रेड विद आर्टिकल नंबर 366(12)(a). अच्छा, सही है। ऑन द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, व्हाट अबाउट द प्रोडक्ट कुशाल? गुड्स, राइट? ऑन द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स GST shall not be levied till a date to be notified on the recommendation of GST Council। अरे वो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इन पे GST नहीं है। सेक्शन लिखो, कौन से सेक्शन ने मना करा? सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 ऑफ CGST एक्ट। लिखो जरा, क्यों नहीं है? क्योंकि सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 मना करता है। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे आओ। चार्ट दिख रहा है? पेट्रोलियम क्रूड दिख रहा है? हाँ। हाई स्पीड डीजल दिख रहा है? पेट्रोल, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ठीक है। मेरे क्वेश्चन है, इन 5 में से किसी एक पे क्वेश्चन होगा, एक बार देख लो इन 5 को। समझते हो ना? क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल देखा? हाँ, कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो एरोप्लेन्स में डलता है, चॉपर्स में डलता है, उनके, ठीक है ना? अच्छा, मेरे क्वेश्चन है इन पे से किसी एक पे, पूछूं? व्हाट अबाउट द GST पोजीशन ऑन LPG सिलेंडर? नीचे नहीं देखना, हाँ। व्हाट इज द GST पोजीशन ऑन LPG सिलेंडर? हम कहाँ देखते हैं LPG का बिल? तो पापा मम्मी का काम है, उस पर GST लग के आ रहा है नहीं आ रहा, हमें क्या पता? अब से देखने लगोगे ना, हर बिल पे पहले क्या देखोगे? GST सही लग रहा है या नहीं लग रहा? हाँ। What about the GST position on LPG cylinder? LPG cylinder is a natural gas or it is a biogas? Or it is an LPG gas? बहुत डिफरेंस हो जाता है। हम साइंस के स्टूडेंट नहीं, मैं भी नहीं हूँ, है ना? बट ICA के कुछ क्वेश्चंस हैं तो मुझे पूछने पड़ते हैं आपसे। हाँ जी, हमें साइंस नहीं पढ़नी, बट जो ICA की छोटे मोटे क्वेश्चन है वो तो डील करने पड़ेंगे ना। हाँ जी, नो, LPG cylinders is made as per LPG gas and therefore LPG सिलेंडर पे क्या लगता है? GST लगता है। क्रूड ऑयल नहीं है, वो LPG गैस है। यहाँ 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करा है, इसमें कहीं भी LPG नहीं लिखा।
अरे वो तो अलग बात है ना, अभी तो जीएसटी पढ़ रहे हो ना। सब्सिडी क्या होता है? टैक्स नहीं लगता। मीन्स एक सेकेंड, बच्चे ने अच्छा क्वेश्चन उठाया है। आपने वैल्यूएशन चैप्टर पढ़ा है? एक मिनट, नए बच्चे अभी नहीं समझ पाएंगे। वैल्यूएशन चैप्टर पढ़ा है? सेक्शन 15 पढ़ा है? सबसेक्शन 2 पढ़ा है? क्लॉज ए डी पढ़ा है? और सब्सिडी की वैल्यू क्या करते थे? सब भूल गए ना? नहीं पढ़ा, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे वैल्यूएशन चैप्टर में कि हम सब्सिडी की वैल्यू रिड्यूस कर देते हैं, किसमें से? वैल्यूएशन में से। एक एक्सेप्शन है, वहीं जाके पढ़ेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की, जो प्राइस लिंक सब्सिडी एंड ऑल है। ठीक है, अच्छा। तो सब्सिडी पे क्या नहीं लगता? जीएसटी नहीं लगता। मतलब फॉर एन एग्जाम्पल एलपीजी गैस सिलेंडर की वैल्यू आई 2000 रुपये, गवर्नमेंट ने 1500 रुपये की क्या दे दी? सब्सिडी। तो जीएसटी किस पे लगेगा? 2000 पे या 500 पे? 500 पे। तो सब्सिडी पे तो जीएसटी लगता ही नहीं है। ठीक है, गॉट इट? समझ में आ रही है बात? अच्छा, क्या एलपीजी सिलेंडर पे जीएसटी है? हाँ है, बिकॉज एलपीजी गैस इज नॉट पार्ट ऑफ इन दीज 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ICA का क्वेश्चन, MCQ पर्पस, लिख लो फटाफट इस चार्ट पे। अच्छा, ऐसे है। देखो, पुराने बच्चों ने आज तक क्यूज नहीं करे। नेक्स्ट पेज पे क्यूज हैं, दिख रहे हैं क्यूज? MCQ। हाँ, अभी पढ़ेंगे। आपसे उम्मीद है कि आप भी नहीं करेंगे, ठीक है ना? करेंगे। चलो नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे मेरे साथ। यूनियन गवर्नमेंट मोदी जी शैल रिटेन द पावर टू लेवी ड्यूटीज ऑफ एक्साइज। हाँ, इन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट को बनाने पे क्या लगता होगा? एक्साइज ड्यूटी। और एक्साइज ड्यूटी लिस्ट 1 का क्या था? बोला था ना, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। कल ही तो पढ़ाया था। लिस्ट 1, 2, 3 लिखी कहीं लिस्ट 1 आपने? नहीं। तो क्या कह रहा है? मोदी जी शैल रिटेन। अभी भी मोदी जी के पास क्या है? पावर है। कौन सी पावर है? टू लेवी ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन दी अफोर्सेड ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट बिसाइड्स टबैको एंड टबैको प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस इन इंडिया। अच्छा, तो पेट्रोल पे क्या लगता है अभी? एक्साइज। टबैको पे? टबैको पे एक्साइज या जीएसटी? जीएसटी। नेक्स्ट क्यूज पढ़ते हैं, क्यूज नंबर 1। डैश इज लेवेबल ऑन डैश ऑफ टबैको। हाँ जी, MCQ है आपका। क्या 5 आ सकते हैं ऑप्शन? हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। 6 भी आ सकते हैं, 8 भी आ सकते हैं। ये वो नहीं है 4 ऑप्शन में से कुछ एक नहीं, ठीक है ना? हाँ जी, पुराने वालों को भी नहीं पता, ये पढ़ते ही नहीं ना। ABCDE B सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इज लेवेबल ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ टबैको। पक्का? यस। अच्छा, पॉइंट 1। हाँ, ऑप्शंस नीचे है ना। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। ABCD क्या लगता है? C D B फॉर बॉम्बे। अरे ABCD यही तो है। B। चलो देखते हैं अभी। आ जाओ इधर। आर्टिकल 279 है। व्हाट अबाउट द आर्टिकल 279? जीएसटी काउंसिल भूल गए क्या हम? of the constitution empowers the president to constitute a joint forum of the center and state, namely GST council. The provision relating to GST council comes into force on 12th September. president ने कब साइन करे थे? 15। ये तो पढ़ चुके 2 लाइन, ठीक है।
यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज अ चेयरपर्सन, वो बाकी सब कुछ बताएगा। पढ़ लिया ना यस या नो। वाइस चेयरमैन अमंग्स द मेंबर वगैरह 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 सब कुछ बताएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ डिक्लेयर गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस अंडर कॉन्स्टिट्यूशन इज डन अवे विद अर्लियर सर्टेन रेस्ट्रिक्शन वर प्लेस ऑन द पावर ऑफ द स्टेट इन रिस्पेक्ट। ये काट दीजिए लाइन, ये रेलिवेंट नहीं है आपके लिए। ट्रांजिशनल प्रोविजन भी खत्म हो चुके हैं, ये दोनों लाइन काट दीजिए। समझा देता हूँ क्या थे, अब इनकी रेलिवेंसी नहीं है। 2017 में ये दोनों लाइन खत्म हो चुके हैं। इधर जब जीएसटी आया तो कौन सी डेट से आया? ठीक है। क्या दुनिया में सभी लोगों का स्टॉक बिक गया होगा? क्लोजिंग स्टॉक कुछ नहीं होगा, तो देयरफॉर उनका आईटीसी भी पड़ा होगा पोर्टल में, वैट में कुछ आईटीसी पड़ा होगा, सर्विस टैक्स में पड़ा होगा, एक्साइज में पड़ा होगा, तो ये खत्म हो जाएगा क्योंकि कल से क्या लगेगा? नया लॉ लगेगा जीएसटी। इन क्रेडिट्स का क्या करें? तो गवर्नमेंट ने बोला ऑन 1 जुलाई 2017 ऑनवर्ड्स क्या कि आप ये जो क्रेडिट है ना अर्लियर टैक्स रिजीम्स का, मतलब वैट का क्रेडिट, एक्साइज ड्यूटी के क्रेडिट को बोला जाता था सैंड वैट क्रेडिट। क्या बोला जाता था? सैंड वैट क्रेडिट। तो वैट क्रेडिट या वैट आईटीसी, सैंड वैट क्रेडिट, सर्विस टैक्स क्रेडिट को आप ट्रांजिशनल प्रोविजन के द्वारा कहाँ ला सकते हो? जीएसटी। वो प्रोविजन खत्म हो गई, वो मैकेनिज्म भी खत्म हो गए इन 2017 में। ठीक है, दिस इज एन ट्रांजिशनल प्रोविजन। आपको समझने की जरूरत नहीं है कि कैसे लाते थे। दो फॉर्म होते थे, ट्रान 1 ट्रान 2, जब हमने भरे थे। अब वो नहीं भरे जाते, वो खत्म हो गए, बंद हो गए। गॉट इट? समझ में आई बात? अरे यस या नो? आईसीआई भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा इसमें। चलो क्विज 2 पढ़ना। डैश इज लेवेबल ऑन डैश ऑफ दिस एंड दिस। बताइए क्या कह रहा है ये? चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। हाँ जी, अरे क्या आया आंसर? फर्स्ट का क्या आया? सी। सी, अच्छा, मतलब जीएसटी भी लगेगा और एक्साइज ड्यूटी भी लगेगा। हाँ पक्का? यस, ठीक है, जीएसटी भी लगेगा। और जीएसटी कब लगेगा? बेचने पे। अब बनाने पे सेकंड क्वेश्चंस पढ़ रहे हो भी? पढ़ लो चलो। अरे ये तो पहले पढ़ा चुके हैं ना। बी मतलब फर्स्ट है जीएसटी इज लेवेबल। अरे वेरी गुड, ये तो है ही। मोस्ट अप्रोप्रिएट चुनना है। आपके भी एग्जाम में ऐसे होगा, लास्ट में लिखा होगा चूजेस द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। मतलब एक क्वेश्चन के दो भी आंसर हो सकते हैं। ठीक है कुछ? हाँ, ये आईसीआई है। अरे जीएसटी इज लेवेबल ऑन सप्लाई। यस, ये तो ठीक है। सेकंड, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी इज लेवेबल ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। यस। CST is leviable on interstate, VAT is leviable on intra।
अच्छा, स्टेट एक्साइज इज लेवेबल ऑन मैन्युफैक्चर, यस, तो कौन सा होगा? सी 1 and 5। चलो ये होमवर्क देते हैं आपको। टैक्सेबल इवेंट कराया था ना एक पोर्शन, कौन सा? टैक्सेबल इवेंट, पढ़ना उसको और फिर आंसर देना। चलो नेक्स्ट पेज पे आओ। जो होमवर्क में क्वेश्चन दिए थे वो कर लिए, लिख के करें ना, वेरी गुड। पेज नंबर आइए 42। आर्टिकल 269 ए पढ़ेंगे। Article 269A is talking about levy and collection of GST on what? कहाँ गया हमारा चार्ट? अच्छा, इंटरस्टेट सप्लाई। ओके, क्या कहता है? लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी इन कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। फर्स्ट, जीएसटी ऑन सप्लाई इन कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स शैल बी लेवीड एंड कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब मोदी जी, एंड सच टैक्स इज अपोर्शन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट इन द मैनर एज मे बी प्रोवाइडेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ लॉ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। ये तो सेम था, कौन से आर्टिकल का? हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था, तो कौन से आर्टिकल का पार्ट हो गया? आर्टिकल 269A। चलिए सब क्लॉज 2 पढ़ते हैं। द अमाउंट अपोर्शन टू स्टेट अंडर क्लॉज 1 शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। व्हाट डू यू मीन ऑफ कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया? कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया इज इन बैंक अकाउंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, मतलब जो भी रिवेन्यूज आएंगे ना, रिवेन्यूज ऑफ टैक्सेस, किसके? मोदी जी के, वो किस में चले जाएंगे? कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। बट उसमें से निकालना पड़ेगा किसका पार्ट? स्टेट्स का। ठीक है, किसकी रिकमेंडेशन पे? जीएसटी काउंसिल। वो क्या नहीं बनेगा? बिकम द पार्ट ऑफ कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। लिख दिया, मार्क कीजिए जरा, शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। और एक मार्क करेंगे अपोर्शन टू स्टेट्स। जो अमाउंट आपने स्टेट के नाम पर निकाल लिया वह आप अपने कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं बना सकते। ठीक है, where the amount collected as a tax levied under clause 1 has been used for payment of tax levied by state under article 246A, such amount shall not form part of consolidated fund of India। 246A अभी पढ़ा नहीं है वैसे हमने, 246A पढ़ा था। क्या बात करता है? पढ़ा है हमने 246A। क्या बात करता है? अरे अभी का पढ़ा भूल जाएंगे क्या? अभी अभी जस्ट निकालो जरा आर्टिकल 246 से, क्या पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है? पेज नंबर 40। क्या बात कर रहे हैं? किसके पास पावर है? सेंटर और स्टेट। क्या बनाने की? जीएसटी से रिलेटेड लॉस बनाने की। अच्छा, आ जाओ वापस, अब पढ़ो क्या कह रहा है। वेयर द अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स लेविड अंडर क्लॉज 1 कौन सी क्लॉज? लिखो आर्टिकल 269A की क्लॉज 1 हैज़ बीन यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स
जो लेवी करा है किसने, स्टेट ने, अंडर क्या आर्टिकल 246A में स्टेट के पास भी पावर थी टू मेक द लॉ, टू लेवी द लॉ? यस। तो देयरफॉर स्टेट के पास भी पावर है, यस है पावर। कौन से आर्टिकल में? अंडर आर्टिकल 246A में। क्या सेंटर के पास भी है? हाँ, सेंटर के पास भी पावर है, किसमें? अंडर आर्टिकल 246A में। गॉट इट? समझ में आ रहा है? एंड सेम इम्प्लीमेंटेशन की भी पावर यही सेक्शन बोलता है। समझ में आ रहा है? अच्छा, बट IGST लेवी करने की पावर किसके पास है? ओनली एंड ओनली कौन से आर्टिकल में? हाँ, 269A में। ठीक है ना? अच्छा, अभी याद हो जाएंगे सारे आर्टिकल। ठीक। अच्छा, लेवी करने की भी है और कलेक्ट करने की भी है साथ में। कौन से सेक्शन में, कौन से आर्टिकल में? सेम 269A। और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज पर द GST काउंसिल रिकमेंडेशन। ठीक है, यही तो पढ़ रहे हो आप। चलो पॉइंट नंबर 4 पढ़ रहे हैं। वेयर एन अमाउंट collected as a tax levied by state under article 246A has been used for the payment of tax under clause 1, such amount shall not become the part of consolidated fund of these states। मतलब जो भी अमाउंट किसने कलेक्ट करा है? स्टेट्स ने। किस नाम का? किस नाम का? टैक्स के नाम का। तो वेयर द अमाउंट कलेक्टेड एज अ टैक्स लेविड बाय, जो किसने लेविड करा था? स्टेट ने। 246A में वो यूज कर सकता है उस टैक्स को अंडर क्लॉज A की पेमेंट करने के लिए, 1 की पेमेंट करने के लिए। अच्छा, मतलब ये बात कर रहा है क्रॉस यूटिलाइजेशन की। लिख लो जरा एक वर्ड, जहाँ लिखा है ना पेमेंट ऑफ टैक्स लेविड अंडर क्लॉज 1, वहाँ लिख लो उसको मार्क्स करके क्रॉस यूटिलाइजेशन। स्टार्ट करते हैं क्रॉस यूटिलाइजेशन। ये क्या वर्ड आ गया कुछ? और क्रॉस यूटिलाइजेशन पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे और यही चैप्टर पे एंड होगा। पता है आपको GST का, है ना? क्रॉस यूटिलाइजेशन से ही न्यूमेरिकल स्टार्ट्स होंगे और उस पर ही जाके खत्म हो जाएंगे। देखो GST में 2 ही चीज है, क्या? दिस एंड दिस, बस खत्म। GST बेचना, बस खत्म हो गया GST। और क्या चाहिए GST में? कुछ है ही नहीं, है ना? चलो अभी देखते हैं क्रॉस यूटिलाइजेशन क्या है। पार्लियामेंट में मेक बाय लॉज फॉर्मुलेट द प्रिंसिपल ऑफ डिटरमाइनिंग, ये तो पढ़ लिया ना। POS कैसे निकलेगा? POS प्लेस ऑफ सप्लाई को हम किस नाम से भी जानेंगे? एग्जाम में क्या यूज कर सकता है? POS, इस मीन्स प्लेस ऑफ सब। चैप्टर है पूरा, पढ़ेंगे जब। चलो बस यहाँ खत्म हो जाता है, बाकी फिलिंग द ब्लैंक्स हम फिल कर लेते हैं। बस 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 बस। IGST कौन लगाने की किसके पास पावर है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, कलेक्ट करने की पावर और रखने की पावर भी इनके पास। सेम यहाँ डिफरेंट है, इसका कुछ नहीं बोला क्योंकि ये आपको इंटर लेवल पे पढ़ाया ही नहीं गया। ठीक है, अच्छा वैसे बता दो सर, सेंटर के पास पावर होता है कंपनसेशन सेस लेवी करने का। ठीक है, चले आगे। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका क्रॉस यूटिलाइजेशन। मार्क कर लीजिए जरा अपनी बुक्स पे क्रॉस यूटिलाइजेशन। पुराने बच्चे बताएंगे कैसे होना है। हमें खुद नहीं पता पुराने बच्चों को। हाँ चलो इधर एक एग्जाम्पल के तौर पे स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति है मिस्टर एक्स, परचेजेस some goods from another
सप्लायर ऑफ दिल्ली। ये बंदा कहाँ का है? ये बंदा यूपी का है। अच्छा, वैल्यू ऑफ गुड्स आ रही है ₹1 लाख, और इस पे कौन सा जीएसटी लगेगा? कौन बताएगा? इस पे कौन सा जीएसटी लगेगा? मैं जीएसटी का रेट बता देता हूँ आपको। जीएसटी रेट इज 18%। हाँ जी, सब एक साथ है। चलो लिख देता हूँ, @18% कितना आ जाएगा? 18,000। और ये क्या बन जाएगा? इनवॉइस वैल्यू बन जाएगी। इसको हम आगे से क्या बोलेंगे? इनवॉइस वैल्यू। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? वैल्यू। वैल्यू या टैक्सेबल वैल्यू? ठीक है, ओके। इसका नाम है टैक्सेबल वैल्यू या वैल्यू भी बोलते हैं। चलो, ये गुड्स इसने ले लिया मिस्टर ए ने। अब मिस्टर ए से फर्दर सेल कर रहा है। नाउ मिस्टर ए सेल्स the above goods to Mr. B for the value worth ₹1,20,000. Calculate the GST payable and cross utilization. एक मिनट आपका, फिर मैं आपके साथ करूँगा। हाँ जी, हुआ किसी का कुछ? जीएसटी पेबल कितना बता रहे हो? 30,600 21। अच्छा, पक्का? सबका सेम है? 3,600।
3,600। आपका आंसर है 3,000। हाँ हो सकता है, अभी तो स्टार्ट हुआ है न्यूमेरिकल पार्ट, अभी तो 10 आंसर भी निकल जाएंगे, जितने बच्चे उससे ज़्यादा आंसर निकल जाएंगे। चलो चलो देखते हैं क्या करते हैं। चलो इधर देखेंगे क्या चीज़। मिस्टर ए ने माल बेचा मिस्टर बी को कितनी वैल्यू का, 1,20,000 का। अच्छा ये रिटर्न फाइल करेगा, माल बेच रहा है तो ठीक है। इसकी जीएसटी रिटर्न्स देखते हैं। जब ये जीएसटी रिटर्न्स भरेगा तो कुछ इस तरह से फॉर्मेट रहेगा, टैक्सेबल वैल्यू आईजीएसटी, क्योंकि सारे टैक्सेस अलग हैं, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। नाउ जब इसने माल बेचा होगा तो इसको बोलेंगे आउटवर्ड, याद रखेंगे, टैक्सेबल सप्लाई। ओके, जो हम ये करते हैं इसको क्या नाम दिया इसने, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई। अच्छा कितनी वैल्यू पे बेचा, 1,20,000। अच्छा अब ये भी यूपी का पर्सन और ये भी यूपी का, कौन सी सप्लाई, इंटर या इंट्रा, इंट्रा, तो क्या लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। कितना परसेंट, 9%। कितना आएगा, 10,800। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट। चलो जब ये खरीद के लाया था तो कौन सा टैक्स दिया था इसमें, आईजीएसटी। इसको बोलेंगे खरीद को, जो हम ये करते हैं इसको बोला यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये शॉर्ट फॉर्म आईटीसी। चलो कितना, 18,000। अब जब जीएसटी पे करने की बात आई तो यही तो जीएसटी है हमारे 3, ठीक है। तो 10,800 ये पे करना पड़ेगा, 10,800 ये पे करना पड़ेगा, दिख ही रहा है। और ये हमारा बैलेंस खड़ा रह जाएगा, किस में, आई में। भी मैंने परचेज क्या करी, आई की करी, और सेल क्या करी, सीजीएसटी और एसजीएसटी की करी। तब मुझे अपनी जेब से एक तो ये 18,000 में पे करके आया हूँ सप्लायर को, प्लस अगर मैं यूपी के पर्सन को बेचूंगा तो 10,800 और पे करना पड़ेगा। दिस इज माई जीएसटी पेबल। क्या लगता है आपको, नहीं क्या होना चाहिए, यही होगा, कुछ नहीं हो सकता। तो नाउ जीएसटी में बोला गया क्रॉस यूटिलाइजेशन कर सकते हो, मतलब अगर इसमें कोई क्रेडिट है, किसमें, आईजीएसटी में, तो बोला गया कि आईजीएसटी का क्रेडिट आप किसी की भी लायबिलिटी में यूज़ कर सकते हो। पहले आईजीएसटी की लायबिलिटी हो तो आईजीएसटी में कर लो, देन सीजीएसटी और एसजीएसटी, किस रेशो में, किसी भी रेशो में। बट एक चीज़ है, आईजीएसटी का क्रेडिट बचा नहीं रहना चाहिए, मतलब आईजीएसटी का क्रेडिट पूरा यूटिलाइज हो जाना चाहिए। कितना क्रेडिट है, तो नाउ क्रॉस यूटिलाइजेशन आपसे बात करता है, ये 18,000 आप किसी भी रेशो में डाल सकते हो। मैं कह रहा हूँ मैं 9,000 में डाल रहा हूँ, चलेगा, हाँ जी चलेगा। नाउ अब मुझे कितना पे करना है, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1800, यहाँ पर। अब नाउ मुझे दोनों का अगर सम कर दें तो कितना हुआ, 36। इतना मुझे पे करना पड़ेगा एज एन जीएसटी पेबल, राइट, ठीक, समझ में आई बात। अगर उल्टा कर दें, ये खरीदा था ये बेचा था, तो करो
खुशहाल, जिस उम्र में आप हो ना, उस उम्र से हम बहुत आगे निकल चुके हैं, ठीक है। और जो आपने कहा था वो मैंने सुन भी लिया था, ठीक। बहुत आगे भी निकल चुके हैं और अब कुछ करा भी है उसके साथ साथ, ठीक। तो मैं यही सलाह दूंगा कि ये उम्र इस तरह से ही होती है और इसको सही मार्गदर्शन पे लगा दो तो सही जगह पहुंच भी सकते हैं। हाँ जी, सब सेम। सेल की जगह परचेज मानिएगा और परचेज की जगह सेल्स मानिएगा। हाँ, सभी को करने तो 2 मिनट। फिर जिस बच्चे ने कर लिया वो पेज नंबर 18 पे आ जाएगा। एक आईसीआई ने कुछ इलस्ट्रेशन वगैरह दिया है, वो सॉल्व करना पड़ेगा। ये परचेज हो जाएगा, ये सेल्स हो जाएगा। नाउ लॉस पे भी तो बेच सकते हैं ना माल, आउटडेटेड माल लॉस पे बेच रहे, कोई दिक्कत थोड़ी ना। ये तो आपके रीजन होंगे ना, आउटडेटेड माल लॉस पे बेच रहे हो, 1.20 का खरीद के 1 लाख में बेच रहे हो। इधर नाउ परचेज कितने का है? ये मेरी परचेज है कितने में? 1,20,000 में, 1,20,000 में। अच्छा, इस पे मैंने क्या पे करा है? मिस्टर ए परचेजेस द अबव गुड्स, किससे? फ्रॉम मिस्टर बी। कितनी वैल्यू का? 1,20 का। अच्छा, ये भी यूपी का, मैं भी यूपी का, तो ये क्या चार्ज करेगा? CGST और SGST। तो मेरे क्रेडिट लेजर में आई तो नहीं आएगा, क्या आएंगे? C और S। कितना परसेंट? 9%। 10,800, 10,800 इज बिकम माई ITC। यस या नो बेटा? यस। दूसरा पार्ट खरीद का पार्ट हुआ, अब बेचने का देखते हैं। मैं ए हूँ यूपी का, सप्लायर नहीं, यहाँ पे रिसिपिएंट एक वर्ड आ जाएगा, कस्टमर को यहाँ रिसिपिएंट के नाम से जाना जाएगा, देखेंगे, इन्वॉल्व करेंगे। अच्छा, मैंने किसे बेचा है? दिल्ली वाले को। अगर मैं यूपी से दिल्ली बेच रहा हूँ, आउटसाइड द स्टेट, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, IGST इज लेवेबल, तो यहाँ क्या आ जाएगा? डैश क्या लगेगा? आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई। कितना करा है? 1 लाख। अच्छा, लॉस में बेचा? हाँ जी बेचा। कितना % GST? तो क्या लगेगा? 18,000। नाउ अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, दिस इज माई ITC, ये तो पेबल नहीं है, ठीक है। कितना पेबल आया? 18,000। कौन से हेड में? नाउ क्या CGST और SGST का क्रेडिट हम यूज कर सकते हैं while paying the IGST liability? है ना, क्योंकि आई का तो यूज हो सकता है, वो तो हमने पढ़ लिया। आई इज माई तुरुप का इक्का, तुरुप का इक्का, हाँ, जो हर जगह यूज होगा। अच्छा, IGST की लायबिलिटी है, IGST से पे करो। CGST की लायबिलिटी है, IGST से पे कर सकते हो। SGST की लायबिलिटी है, IGST से पे कर सकते हो। पहले खुद अपने आप में पे करो, अपने आप में, अपनी लायबिलिटी अपने आप में, जो बच जाए जिसका क्रेडिट, फिर उसका क्या करो? क्रॉस यूटिलाइजेशन। क्योंकि आपसे आपका क्लाइंट क्या बोलेगा? CA साहब कम से कम GST पे कराना, यही बोलेगा, यही बोलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा GST पे कराना। सवाल भी यही बोलेंगे, आगे चल के देखना कि आप जो आंसर निकालो ना, वो ऐसा आंसर निकालना जिसमें GST कम से कम पे हो, ठीक है। अच्छा, तो वो क्या पूछना चाह रहा है? अच्छी तरह क्या करो? क्रॉस यूटिलाइजेशन का यूज करो। नाउ लायबिलिटी किसकी है? आई की। आई के पास अपना कोई क्रेडिट है? होता तो माइनस हो जाता,
तो 18,000 पे करने अभी प्राइमा फेसिली, बट वी हैव अ ITC इन CGST और SGST। कैन वी यूज, अगर कैन वी यूज देन ये अमाउंट बहुत कम हो जाएगा, 3600 ही हो जाएगा जैसे पुराने सवाल में था। क्या यूज हो सकता है क्या CGST का ITC, और हाँ हो सकता है IGST इन तुर्क का एक का, उसका क्रेडिट किसी और में भी यूज हो सकता है और वो किसी और से भी क्या ले सकता है आई। अच्छा, दिक्कत कहाँ है? दिक्कत एक जगह है बस, और कहीं दिक्कत नहीं है। सेंटर और स्टेट का क्रेडिट आपस में एडजस्ट, मतलब फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ ऐसे लिखा है कुछ, लायबिलिटी है इसकी ऐसे 5,000 और ITC पड़ा है यहाँ पर 1 लाख का। कैसे पड़ा रहेगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, कैसे पड़ा रहेगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इस हेड में कुछ नहीं, इस हेड में कुछ नहीं ना। अगर हम लायबिलिटी देखें तो 5,000 इसकी और 0 इसकी, इस पे तो 1 लाख रुपए हैं, ये तो वहां से यूज हो जाएंगे। अब यहाँ पे कितने बचे बैलेंस? 95,000, 95,000। क्या मैं इसमें से 5,000 लेके इसकी लायबिलिटी पे कर सकता हूँ? कभी नहीं, ये दोनों कभी अपने हाथ नहीं मिला सकते। बाकी सब लोग हाँ अलाउड है। तो अपने सवाल पे वापस आते हैं। सवाल ही चला गया हमारा। नाउ कितना था एक बार बता देंगे? 18,000, 10,800 ये ITC था। नाउ ये लायबिलिटी आ गई। क्या मैं इसको इस ITC से पे कर सकता हूँ? यस कर सकते हो, ठीक है। तो यस क्रॉस यूटिलाइजेशन होगा, तो वही कैन यूज द क्रेडिट बैलेंस ऑफ CGST एंड SGST। तो हम यहाँ लिखेंगे इस बात को, और यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो ये बैलेंस कितना आ जाएगा? 0 0, और यहाँ पर 3600 रुपये क्या करना होगा? पे करना होगा, बच जाएगा। ये कितना होगा टोटल? 21,600, और ये कितना है? तो बच जाएगा। यहाँ तो उल्टा सवाल हो गया था ना हमारा। यहाँ 0। नाउ 3600 इज माई ई क्रेडिट लेजर। ये क्या है अभी समझते हैं। ई क्रेडिट लेजर इज व्हाट? जब ITC बच जाता है किसी भी रिटर्न्स में, किसी भी हेड में, चाहे I में बचे, चाहे C में बचे, चाहे S में बचे, वो कौन से लेजर में चला जाता है? ई क्रेडिट लेजर। पहले तो यूज करो अपने हेड का अपने हेड में, फिर कहाँ यूज करो? क्रॉस यूटिलाइजेशन में। अब भी कुछ बैलेंस बच गया तो वो कहाँ चला जाएगा? राइट, समझे? ओके। नाउ नेक्स्ट वन, जब ये पर्सन रिटर्न भरेंगे अपनी, तो ये वाला IGST का 3600 रुपये का क्रेडिट एज एन ओपनिंग बैलेंस आएगा। जो उन्होंने परचेस करी वो तो आएगी ITC में, प्लस ये भी किस में आएगा? ओपनिंग बैलेंस ऑफ ITC में। ठीक है ना? ये हम नेक्स्ट टाइम यूज कर सकते हैं, नेक्स्ट रिटर्न में हम इसे यूज कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? गॉट इट? एग्जाम्पल देखेंगे पेज नंबर 18 इलस्ट्रेशन नंबर 1। आप ही आंसर देंगे। In case of local supply intrastate supply of goods service, the supplier would charge what? Dual GST। कौन सा? CGST and SGST। सही बोल रहे हैं ये? इंटर पे C और S लगता है, ठीक है। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय A to B, A कौन है? सप्लायर। इधर ध्यान देंगे, एक सेकेंड बच्चों, इधर एक वर्ड है सप्लायर। सप्लायर कौन? जो माल बेच रहा है, सेवाएं दे रहा है, वो कौन है? एक वर्ड आएगा रिसिपिएंट। यहाँ 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है। रिसिपिएंट कौन? हिंदी में बात करें, लिख लो जहाँ आपको दिखता हो ना, बुक का मेन पेज जहाँ आप देख सकते हो अपनी बुक का मेन पेज, वहाँ लिख लो रिसिपिएंट इज इक्वल्स टू
person who pays the consideration। हिंदी में भी लिखेंगे, पहले लिखो recipient is equals to a person who pays the consideration, और consideration के आगे ब्रैकेट ओपन, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। हिंदी में भी लिखो, रिसिपिएंट वो व्यक्ति होता है जो पेमेंट कर रहा होता है। अभी सवाल आएंगे, 10-10 व्यक्ति भी आ जाएंगे, उसमें से समझ में ही नहीं आएगा कि कौन रिसिपिएंट है। तो रिसिपिएंट वो व्यक्ति जो पेमेंट कर रहा है, ठीक है ना। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको स्कूटी चाहिए, आपके पिताजी उसका पेमेंट कर रहे हैं, रिसिपिएंट कौन है? पिताजी हुए, ओके, ठीक है। तो रिसिपिएंट कौन? जो पेमेंट कर रहा है, सिंपल। नाउ यहाँ बोला सप्लाई ऑफ गुड्स बाय ए टू बी। ए कौन है? लिखो, जब लिखोगे तो ही समझ में आएगा आगे के सवालों में। और बी कौन है? ठीक है। वैल्यू कितनी है? 10,000। 9% जीएसटी, 900 रुपये करा। इनवॉइस वैल्यू 11,800। सही है? सही लिखा है ना? ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है, पॉइंट नंबर 2 पढ़िए। अब नाउ बी क्या कर रहा है? सी को बेच रहा है। कितना वैल्यू एडिशन करके? 20%। अच्छा, इधर सभी बच्चे इधर देखेंगे। वैल्यू एडिशन 10,000 पे होगा या 11,800 पे होगा? वैल्यू एडिशन 10 पे होगा, 11,800 पे? हाँ जी। आज शायद कॉस्टिंग की क्लास भी है ना? चलो मैं स्टार्ट कर देता हूँ कॉस्टिंग की क्लास तुम्हारी। कॉस्टिंग में आप क्या पढ़ोगे? एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना सीखोगे। फॉर एन एग्जाम्पल, कैलकुलेटर बना रहे हो जो आप यूज़ कर रहे हो। अब इसका प्राइस कैसे डिसाइड हो कि ये 500 रुपये का बिकेगा? क्या इसकी कॉस्ट 500 से ज़्यादा आ जाएगी? नहीं। तो कॉस्ट प्लस कुछ मार्जिन इज इक्वल टू सेल्स। यस, यही पढ़ा है बचपन से। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस मार्जिन इज इक्वल टू माई सेल्स। यस, तो यस, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहाँ निकालना सीखेंगे? कॉस्टिंग में। कैसे? जब ये कैलकुलेटर बन रहा होगा तो इसमें कुछ खर्चे होंगे। इसमें प्लास्टिक का खर्चा होगा, रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा ना। प्लास्टिक किस पे बनाओगे कैलकुलेटर? प्लास्टिक, रॉ मटेरियल। आपको लेबर का खर्चा लगेगा। लेबर भी 3 प्रकार की होती है, स्किल, सेमी स्किल, अनस्किल। देख लेना कौन सी लेबर लगेगी। मेरे हिसाब तो स्किल लेबर लगेगी इसे बनाने में। अगर अनस्किल लगाई तो 2 की जगह 3 लगा देगा वो बटन में, है ना। तो कौन सी लेबर लगेगी? स्किल लेबर। तीसरा खर्चा ओवरहेड। ओवरहेड अदर खर्चे। क्या केवल रॉ मटेरियल आ गया, लेबर आ गई तो कैलकुलेटर बन जाएगा? नहीं। एक प्रेमिसेस लोगे, गोडाउन लोगे, वहाँ बिठाओगे लेबर को। एक ऑफिस लोगे, बिजली का बिल आएगा, रेंट दोगे, सैलरी दोगे, उन खर्चों को क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स। देन नाउ इन तीनों का सम क्या होता है? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट प्लस, अगर आपकी टोटल कॉस्ट आई इस कैलकुलेटर को बनाने में 300 रुपये, क्या 300 का ही बेच दोगे? क्या रखोगे? मार्जिन रखोगे, अपना प्रॉफिट रखोगे। अच्छा, तो आपकी टोटल कॉस्ट आई 300 प्लस मार्जिन जोड़ लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस, राइट। टोटल कॉस्ट 300, मार्जिन मैं बोल रहा हूँ 200, तो आप कितने में बेचोगे मार्केट में? 500 का एक कैलकुलेटर बेचोगे। कभी भी कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है सेलिंग प्राइस से? नहीं हो सकती। अगर है तो वो कंपनी डूब जाएगी जल्दी, क्योंकि वो इतना भी नहीं निकाल पा रही जितना उसका कॉस्ट है। इसे ब्रेक इवन कहते हैं, पढ़ेंगे आप बाद में कॉस्टिंग में। इतना ही रेलिवेंट था हमारी जीएसटी के लिए। तो ना मार्जिन किस पे लगता है? हमेशा, ठीक है।
अगर उनने स्पेसिफिकली दिया है क्वेश्चन में मार्जिन ऑन सेल्स, तो सेल्स पे लगेगा, नहीं तो हमेशा किस पे लगता है? कॉस्ट। ना क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था, ए से माल किससे गया था? बी को। यहाँ एक बिल बना था ना? हाँ, इसमें वैल्यू थी कितनी? 10,000, दिख रहा है आप लोगों को भी? प्लस इस पे जीएसटी था, सी और एस था ना, 900 रुपये, 900 रुपये, और टोटल बिल 11,800 का किसे थमा दिया था? इनवाइस आपको, बी को। इन्होंने आगे क्या करा? इन्होंने आगे फर्दर सेल करा, किसको? सी को। ये भी क्या बनाएंगे? बिल बनाएंगे। ये भी क्या लिखेंगे? वैल्यू। अब नाउ सवाल आपसे कह रहा है, ये बंदा क्या कर रहा है? 20% का मार्जिन ले रहा है। मार्जिन किस पे? कॉस्ट। नाउ माय कॉस्ट इज 10,000 और 11,800। माय क्वेश्चन इज दैट, सोचिएगा, 1 मिनट सबको मिलेगा। माय कॉस्ट इज हियर 10,000 और 11,800। क्या लगता है आपको? हाँ, 2 आंसर हो सकते हैं। 10,000 कॉस्ट है, 11,800। 10, कोई 11,800 है? मैं हूँ 11,800, मैं हूँ, हाँ मैं हूँ आपके साथ। मेरा आंसर है 11,800। अच्छा, देखते हैं जरा। जब ए ने माल किसको बेचा? बी को, तो ये बिल थमा दिया होगा। नाउ जीएसटी में बोला गया इनको सप्लायर और इसको, बट एक नाम और दिया गया, रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन, हाँ, रजिस्टर्ड पर्सन वो व्यक्ति होता है जिस पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है, राइट। अब अगर किसी के पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, जीएसटी नंबर है, तो वो क्या कर सकता है? इनका क्या ले सकता है? आईटीसी ले सकता है। लिया था ना वो, ये हमने रिटर्न फाइल करते हुए, अपनी सेल्स के जीएसटी में से जो पीछे पे करके आया था जीएसटी, वो माइनस कर लिया था, करा था ना क्रॉस यूटिलाइजेशन में। तो यस, ये भी आरपी, ये भी आरपी, तो ये क्या ले लेगा? आईटीसी ले लेगा इस अमाउंट का, 900, 1,800 का। ये क्या मिल जाएगा? मतलब आईटीसी कैसे मिलता है देखिए जरा, समझिएगा। आप कैमरा बेच रहे हो, मैं खरीद रहा हूँ, आप भी जीएसटी नंबर होल्ड करते हो, मैं भी करता हूँ। मैंने बोला मैं आगे बेचूंगा इस कैमरे को, आपने क्या, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बेचो, ठीक है। मैं आपसे 10,000 का कैमरा लेके आया, आपने मुझे बिल कितने का दिया? 11,800, जीएसटी भी तो लगाओगे, ठीक है। अब जब मैं बेचूंगा तो मैं कॉस्ट प्लस मार्जिन पे बेचूंगा, तो मैं कॉस्ट डिटरमाइन कर रहा हूँ। मेरी से सरकार कह रही है, कौन सी? मोदी जी और योगी जी मेरे पास आ गए और क्या कह रहे हैं कि जो तू ये 1,800 दे के आया ना, 900 CGST और 900 SGST के नाम के, ये हम तुझे किसके रूप में वापस दे देंगे? आईटीसी। नाउ माय कॉस्ट इज 10,000, क्योंकि 1,800 किससे मिलेगा? मोदी जी और योगी जी से मिलेगा, ठीक है। तो नाउ माय कॉस्ट इज 10,000, तो नाउ मार्जिन इज ऑन कॉस्ट, तो यहाँ वैल्यू कितनी होगी? 10,000 प्लस 20%, कितना है? 12,000 में वैल्यू। जब बी बिल करेगा किसको? सी को, फिर जीएसटी लगेगा, सेम 9% होगा। बता दो कितना आया? 1,080। कितना टोटल? 14, 160। ये पर्सन अपनी रिटर्न भरेगा, ठीक है। अब इसकी रिटर्न भरते हैं, आप इसके सीओ बी के, ठीक है। नहीं समझ आ रहा? आ रहा है? नहीं आ रहा तो आप रोक सकते हैं कहीं भी, किसी भी पॉइंट पे। इतना आया या नहीं आया? क्योंकि अभी फाउंडेशन के नीचे का हिस्सा चल रहा है, अभी फाउंडेशन भी नहीं चल रहा, फाउंडेशन और जीएसटी भी नहीं चल रहा, मतलब, राइट। अगर फाउंडेशन मजबूत कर ली ना, तो इमारत बहुत अच्छी बन जाएगी। अभी तो उसमें इमारत बनानी है, इंटीरियर डेकोरेट का काम करना है, बहुत सारी चीज़ करनी है। अभी तो कुछ भी नहीं करा हमने। रुक जाएं या चलें?
चले, समझ में आ रहा है इतना? ए ने माल बी को बेचा, बी ने माल सी को बेचा। इसकी कॉस्ट कितनी हुई? जितना इसको पड़ा, क्योंकि 1800 कौन दे देगा? मोदी जी और योगी जी दे देंगे 900 रुपये। ना ये रिटर्न फाइल कर रहा है बी, इसकी रिटर्न देखते हैं कैसे फाइल होगी। जीएसटी रिटर्न्स ऑफ बी। इसने माल बेचा, यस, इट इज एन आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, कितने का बेचा जी? 12,000 टैक्सेबल वैल्यू, IGST COS। अब इस नाम से भी जानना पड़ेगा आपको। ठीक है, कितने हजार का बेचा? 12। क्या लगाया? COS, आई तो नहीं लगाया। 1080, 1080। कुछ पे करके भी आया पीछे, हाँ, कितना? 900। अच्छा, एज एन ITC कितना? 900 रुपये। 900 रुपये, 900 रुपये। ये कहाँ से पता चला जी? ये ना परचेस का बिल, परचेस पे क्या लगा है? 900 रुपये CGST, 900 रुपये, तो ये माइनस हो जाएगा हमारा। ठीक है, एज एन इनपुट टैक्स क्रेडिट। ना अब तो सवाल बच्चा हो गया, आई में कुछ पे करना है, सी में, हाँ, कितना? 180, ये अच्छा था, 180। चलो, ये क्या करना है? पे करना है। अच्छा, आपने पेटीएम वॉलेट का नाम सुना? रिचार्ज करते हो पेटीएम से? अच्छा, आजकल तो UPI का ज़माना है, तो पेटीएम UPI से ऑलरेडी आपके खाते से डिडक्ट हो जाते हैं। जब पेटीएम आया था ना हमारे समय में, तो हमें पहले पेटीएम में अमाउंट लोड करना पड़ता था, पेटीएम वॉलेट में, और वहाँ से क्या होता था? रिचार्ज होते थे। तो ऐसी GST में डायरेक्ट पेमेंट नहीं होता, आपको एक लेजर में पेमेंट लोड करना पड़ता है। उस लेजर का नाम है ई-कैश लेजर, राइट? तो ये पेमेंट किससे होगा? ई-कैश लेजर से। इन मीनवाइल इसके पूरे चैप्टर हैं, ये बिल्कुल एंड का सीख लिया अभी से। क्यों? क्योंकि रिक्वायरमेंट है, ICI को भी पता है कि बीच में ये सब कुछ डिस्कस होगा। तो अगर समझ में नहीं आया तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, अभी कुछ भी नहीं सीखा जो आपके एग्ज़ाम में आएगा। यहाँ तक भी एग्ज़ाम में कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, चलें आगे। अरे यस या नो? चलो यहीं रुक जाते हैं। बस एक बार पेज नंबर 19 पे आ जाओ। पेज नंबर 19 पे आ जाओ। कॉम्पिटिशन ऑफ CGST और SGST पेबल बाय बी की रिटर्न डिस्कस कर रहा है ICI, देख लेगा। हाँ, CGST पेबल 1080, क्या हमारा भी वही था? लेस क्रेडिट, ITC को लेस करा 900 रुपये, सही करा क्या? अच्छा, CGST पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, सही कह रहा है, कितना? 180। सेम फॉर SGST बोल रहा है। गॉट इट? ठीक है, बस हमने थोड़ा टेक्निकल कर लिया। ई-कैश लेजर, ई क्रेडिट, यहाँ ये समझा नहीं रहा क्योंकि ये समझ रहा है अभी आपने GST पढ़ना स्टार्ट करा है, बट एक बार तो पढ़ना ही है ना पूरा GST। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आई टेक्निकल टर्म, कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ में आया कि क्रेडिट कहाँ से कहाँ चलता है ना? ठीक है, वेल एंड गुड। बस आज की क्लास रखेंगे यहाँ तक। सवाल देख लेते हैं कौन से बच्चे क्वेश्चन आपके। हाँ जी, यस, वेरी गुड क्वेश्चन। इन्होंने क्वेश्चन रखा हमारे सामने, इधर देखेंगे सभी बच्चे। सर ये आरपी नहीं है भी, आरपी मतलब रजिस्टर्ड नहीं है, तो क्या होगा? अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा, इसको URP बोलेंगे GST के टर्म्स में। अनरजिस्टर्ड पर्सन, जो रजिस्टर्ड होगा उसे आरपी के नाम से। सर आरपी से अनआरपी को गया, अनरजिस्टर्ड को गया है, ठीक है। अब अनरजिस्टर्ड आगे बेच रहे हैं रजिस्टर्ड को, यही है ना क्वेश्चन? हाँ, तो इसके लिए कॉस्ट क्या? ये क्या GST में रजिस्टर्ड है? मोदी जी योगी जी आएंगे इसके पास, एक तो तूने रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा, तुझे क्रेडिट दे दें हम, तो नाउ इसके लिए कॉस्ट कितनी?
ये मार्जिन किस पे लगेगा? 20%, 11,800। नाउ GST लगेगा उस पर 9% फर्दर। टैक्स ऑन टैक्स की बात मत करना क्योंकि अनरजिस्टर्ड है, ठीक है? समझ में आ गई? यस या नो? चलो क्वेश्चन आओ। क्वेश्चन नंबर 9 देखो जरा, पेज नंबर 50। डिस्कस कीजिए आर्टिकल 269A। क्या होता है लक्ष्य 269A? किसके बारे में बात करता है? लेवी एंड कलेक्शन ऑफ IGST किसके पास पावर है? सेंट्रल गवर्नमेंट। बनाया था ना चार्ट, उतारा नहीं क्या आपने? दिस वन यहाँ है ना 269। किसके पास पावर है? CG कलेक्शन की, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसके कहने पे? ये लिखना है बस, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे हिसाब से। क्या कह रहा है? डिस्कस कीजिए आर्टिकल 269A पर्टेनिंग टू लेवी एंड कलेक्शन ऑफ GST ऑन इंटर स्टेट सप्लाई। 2021 में आया था 4 नंबर का। अब आएगी दिमाग में बात, सर 4 नंबर का क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल 246A क्या होता है गौरव? इम्पोज किस किस को दी थी? सेंटर को भी और स्टेट। क्या आई की पावर? लॉ मेकिंग की पावर। लॉ मेकिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट? GST। ठीक है, तो डिस्कस कीजिए आर्टिकल 246A विच ग्रांट्स द पावर टू मेक द लॉ विद रिस्पेक्ट टू GST। किसको दी पावर? बता तो सकते हो ना, ये भी 4 नंबर में आया था। अच्छा, तो मतलब चैप्टर 1 से आपका एक 4 नंबर का क्वेश्चन पक्का मिलेगा आउट ऑफ 35, राइट? अच्छा, और ये कहाँ से आ सकता है? ज़्यादातर तो ये आर्टिकल से आता है जो हमने पढ़ा। और कभी कभार ये पूछ लेते हैं व्हाट आर द डेफिशिएंसीज अंडर GST या व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ GST। क्यों GST लाए? अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर आर्टिकल्स और एक कॉन्स्टिट्यूशन वाला था। समझ में आ रही है? यस और नो? कर सकते हैं ना 4 नंबर का। अच्छा, अभी चैप्टर बच रहा है, अभी 1-2 क्लास और लगेंगी, फिर हम रफ्तार से चलेंगे आगे चैप्टर्स पे, ठीक है?